नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सबसे पहले बात करते हैं। चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि चंपावत सीट को लेकर पार्टी हाईकमान से हरी झंडी मिल चुकी है और बीजेपी जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान, आधिकारिक घोषणा भी कर सकती है। वहीं ये भी खबर है कि चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी, जिलाध्यक्ष और महामंत्री को भी जल्द देहरादून इसके लिए बुलाया जा सकता है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। चंपावत से चुनाव लड़ने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई विधायकों ने अपनी सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश की। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और पार्टी तय करेगी कि कहां से चुनाव लड़ना है। पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। आपको बता दें, सीएम धामी 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे थे और इस दौरान की तमाम बातें उन्होंने कही है। तो कई विधायकों ने सीट की पेशकश की है। ये बात भी पुष्कर धामी ने कही है कि उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं। चंपावत भी है और अनेकों स्थानों से ऐसा सभी लोगों ने मुझे कहा है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सब लोगों का इतना स्नेह दिया। अंतिम निर्णय हमारी पार्टी हाईकमान को लेना है। जब भी निर्णय होगा तो आप लोगों को बता देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी, बातचीत के लिए देहरादून से सुनील प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, खबरें कई तरह की आ रही थी पहले भी और अब खबर ये आ रही है कि चंपावत से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम धामी। क्या और अहम बातें उनकी ओर से कही गई हैं और किस तरह की सुगबुगाहट है, किस तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं इस वक्त? देखिए सीनम, ये करीब करीब तय है कि मुख्यमंत्री चंपावत से ही बाई इलेक्शन में उतरेंगे। जो बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं और ये संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है। अगर जिस विधानसभा सीट से विधायक को सीट छोड़नी होगी वहाँ पर पार्टी को अवगत कराया जाता है। तो एक जो बीजेपी की जो चंपावत सीट है वहाँ से विधायक है कैलाश गहतोड़ी। वहाँ पर बीजेपी ने कल ही जो बीजेपी की जिला कार्यकारिणी थी उसने प्रदेश संगठन को एक प्रस्ताव भेजा है कि मुख्यमंत्री को चंपावत से चुनाव लड़ाया जाए। इसके साथ ही चंपावत की मंडल कार्यकारिणी ने भी प्रदेश संगठन को एक प्रस्ताव भेजा है, यानी कि सांगठनिक जो प्रक्रिया होती है उसको बीजेपी ने पूरा कर लिया है। वहाँ के विधायक और जिलाध्यक्ष और महामंत्री को, जो महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, एक विधानसभा में चुनाव के लिए, उनको देहरादून बुलाया जा रहा है। अगले 1 से 2 दिन में वो लोग देहरादून आएंगे। देहरादून में बातचीत हो सकती है और उसके बाद जो कैलाश गहतोड़ी हैं वो रिज़ाइन दे सकते हैं। ये हमारे सूत्रों से मिली ये जानकारी है और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुष्ट तौर पर भी जानकारी है, क्योंकि चंपावत जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो मुख्यमंत्री की जो अपनी परंपरागत कॉन्स्टिट्यूंसी है खटीमा, जहाँ से वो अभी चुनाव हारे हैं, उससे लगा हुआ चंपावत का एरिया है। और जो तमाम सियासी और राजनीतिक जो भौगोलिक जो समीकरण है, जो जातिगत समीकरण है, ये माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुकूल ये सीट है। इसीलिए उनको वहाँ से बाई इलेक्शन में उतारना एक मुफीद कदम माना जा रहा है। और ये जानकारी जो बीजेपी से छन कर आ रही है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा कर सकती है कि मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, यही मैं समझना चाह रही थी सुनील आपसे कि बीजेपी कब तक इसका ऐलान कर सकती है। कोई इस बात का अंदेशा पहले से जताया जा रहा हो, क्योंकि आपने कहा कि करीब करीब ये तय हो चुका है कि वो चंपावत से ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल सीनम, मुख्यमंत्री का जो दिल्ली दौरा था इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा था और ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री इस दौरान अपने बाई इलेक्शन को लेकर केंद्रीय नेताओं से बातचीत कर सकते हैं। जो जानकारी हमें मिली है, केंद्रीय नेताओं से बातचीत हुई है और चंपावत सीट पर मुख्यमंत्री को हरी झंडी भी मिल चुकी है, क्योंकि इस सीट पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, कोई दिक्कत भी बीजेपी को नहीं है। कैलाश गहतोड़ी जो चंपावत से विधायक है, वो सबसे पहले वो विधायक हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने की पेशकश की थी और इसके बाद करीब करीब 7 विधायकों ने मुख्यमंत्री के लिए अपनी अपनी सीटें छोड़ने की बात कही है। लेकिन सबसे सटीक जो सीट है वो चंपावत इसलिए भी माना जा रहा है कि ये ठाकुर बाहुल्य सीट है, मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी से लगी हुई सीट है। वो वहाँ के राजनीतिक और तमाम समीकरणों को, सामाजिक समीकरणों को, जातिगत समीकरणों को पहले से जानते हैं, लोगों से उनका परिचय है। तो एक तरह से उनके लिए एक मुफीद सीट ये मानी जा रही है। जहाँ तक इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान की घोषणा है, 24 तारीख को बीजेपी की देहरादून में एक बड़ी मीटिंग भी हो रही है, कोर ग्रुप मीटिंग हम कह सकते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष इसमें पहुंच रहे हैं। यदि 24 अप्रैल से पहले ये घोषणा नहीं होती तो आप इतना ही मानिए कि 24 अप्रैल के बाद ये घोषणा भी हो जाएगी कि मुख्यमंत्री चुनाव कहां से लड़ेंगे, यानी कि चंपावत से लड़ेंगे। जी
जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनील नवप्रभात इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने एक बार फिर से सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और ये तीसरा मौका है जब विधायक गहतोड़ी ने एक बार फिर से सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने के लिए ये बैठक की है। मैंने सारे अपने वरिष्ठों से, सारे कार्यकर्ताओं से, सारी जनता से उनकी ऑब्जर्वेशन जानी है, उनका मंतव्य जाना है और उनकी सोच जानी है कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए क्या है। तो मैं लगातार देख रहा था, हर व्यक्ति के मन में था कि काश धामी जी यहाँ आ जाते। आज नेता विपक्ष यशपाल आर्य और उपनेता भुवन कापड़ी आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे। सुबह 11 बजे विधानसभा में एक कार्यक्रम में दोनों नेता अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर नेता और विधायक मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने रविवार को पार्टी ऑफिस पहुंचकर चार्ज संभाल लिया है और इससे पहले एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश ऑफिस तक प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता भुवन कापड़ी और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का स्वागत हुआ। लेकिन विधायकों के एक गुट की नाराजगी साफ नजर आई और 19 में से सिर्फ 8 ही विधायक प्रोग्राम में मंच पर पहुंचे। सबसे ज्यादा नाराज चल रहे हरीश धामी ने प्रोग्राम से दूरी बनाई रखी। करण महारा का कहना है कि सब ठीक होगा। मेरे अध्यक्ष जी ने, मेरी मतलब सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी ने मुझे लिटमस टेस्ट दिया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और उनने जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, प्रण प्राण से काम करूंगा और यही मेरा काम है। तमाम बातें आई मंच से कि 5 साल तक कुर्सी मजबूत तरीके से बनी रहे, अध्यक्ष को टेंशन ना हो, ग्रुप अच्छा हो, एकजुटता रहे, गुटबाजी ना हो, इन सारी बातों का आप ध्यान रखें। मैं निश्चित ही ध्यान रखूंगा और कोशिश करूंगा कि कांग्रेस बटी हुई दिखाई दे। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने रविवार को चार्ज लिया, तो वहीं उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष के स्वागत मंच से बड़े नेताओं के दिल का दर्द साफ झलकता नजर आया। रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कुर्सी संभाल ली। चुनाव में करारी हार के बाद मिली ये कुर्सी कांटों भरी है और बड़े नेताओं के मन अभी पूरी तरह प्रसन्न नहीं है। ये उस मंच पर देखा जहां एक नए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के स्वागत में किसी ने कसीदे पड़े तो किसी ने वक्त और कांग्रेस के नेतृत्व को कोसा। मैं उसी दिन इस्तीफा देना चाहता था, लेकिन मीडिया में जो ये बात गई कि उनसे इस्तीफा लिया गया, ये मुझे दुख नहीं कहूंगा लेकिन मलाल कहूंगा कि मलाल जरूर है। और ये ऊपर से ये बात कि कांग्रेस नेतृत्व नया नेतृत्व पैदा करना चाहता है, इसका मतलब हम इस उम्र में कंडम हो गए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि ये भी जिद है कि जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। चक्राता में सड़क हादसे की वजह से प्रीतम सिंह प्रोग्राम में नहीं आए, लेकिन गणेश गोदियाल, हरीश रावत और प्रभारी देवेंद्र यादव ने अपनी अपनी बात कही। हरीश रावत ने अब 2027 पर ध्यान लगाने की बात की। अध्यक्ष जी ने बहुत प्रेरणादायक, बड़ी जोशीली और बहुत आगे का रास्ता दिखाने वाली बातें कही, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने और सीएलपी के लीडर ने दोनों ने आगे का रोड मैप कार्यकर्ताओं के सामने साफ तौर पर रखा। हम सब लोग उसका अनुसरण। झगड़े खत्म होने चाहिए। झगड़े खत्म है, झगड़े कहाँ है? मैंने आपसे कहा था नहीं कि कुछ दिनों के बाद अब देखेंगे, कोई बात है ही नहीं। करण महारा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली तो किसी ने शुभकामनाएं दी तो किसी ने सलाह, लेकिन करण महारा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बड़े नेताओं का मन बदलने के साथ कार्यकर्ता के मन में पार्टी के लिए भरोसा जगाने की होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और चलिए देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, आग से धधक रहे हैं पहाड़ के जंगल। 2 महीने में जंगलों में आग लगने की 600 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 780 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल प्रभावित हुए हैं। 22 लाख के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है और 780 हेक्टेयर क्षेत्र जो जंगलों का है वो प्रभावित हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, हर बार हम देखते हैं कि गर्मियों में इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम हो जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। क्या कुछ इसके लिए पहले से तैयारी की गई है और अभी इस वक्त किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है लगातार बढ़ती आग को?
देखिए सीनम, ये तैयारियां हर साल होती हैं और हर साल जंगल ऐसे ही धधकते हैं। इस बार भी आप देखेंगे कि लगातार वन विभाग का ये दावा रहा है कि हमने पूरी तैयारियां की हैं। पूरे प्रदेश में आग पर कंट्रोल के लिए 1300 के आसपास क्रू स्टेशन बनाए गए हैं, जहां पर स्टाफ तैनात होता है। आग लगने की घटना पर वो तत्काल वहां पर कार्रवाई करता है। बावजूद इसके आप देखेंगे कि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक और पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह जंगल धधक रहे हैं। हम कह सकते हैं ये बात कि वन विभाग आग पर कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। वन विभाग के पास जो नए इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है, जो ऑफिसर्स हैं वो फील्ड का विजिट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के चलते ये जो आग है, खासकर आप देखेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया है बेहद संवेदनशील ये एरिया माने जाते हैं। और फॉरेस्ट फायर सीजन में इन एरिया में जहां पर जो वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व जो क्षेत्र होते हैं, यहां पर विशेष तौर पर तैयारियां की जाती हैं। स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा जाता है। बावजूद इसके इस सीजन में अभी तक पिछले 2 महीने में 35 घटनाएं सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया में हो चुके हैं, जो बेहद खतरनाक हम कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि एक संकट का दौर है ये वाइल्ड लाइफ के लिए, कि जब किसी वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया में आग लगती है तो वहाँ पर सिर्फ जंगल ही नहीं जलते, वहाँ पर घास ही नहीं जलती, बल्कि जो वाइल्ड लाइफ है उसका वहाँ पर प्राकृतिक जो अपना आवास है वो भी छिन भिन्न होता है। और इसी का नतीजा है कि जो तमाम जंगली जानवर हैं वो अब आबादी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। कल आपने देखा कि छिंदवाड़ा में एक लेपर्ड घुस गया था, उसको बड़ी मुश्किल से वहाँ पर काबू किया गया। इससे पिछले हफ्ते ऋषिकेश में IDPL कॉलोनी में एक लेपर्ड वहाँ पर घुसा। इसके अलावा IMA देहरादून के आसपास एक लेपर्ड कंटीले तारों में फंस गया, जिसकी रेस्क्यू के दौरान मौत हो गई। तो जो तमाम जंगली जानवर है इस आग के चलते वो आबादी क्षेत्रों की ओर भाग रहे हैं। और आबादी क्षेत्रों में भी एक नया संकट यहाँ पर खड़ा हो जा रहा है कि आपने उधम सिंह नगर से आपने पिछले हफ्ते खबर सुनी कि एक किसान को खेतों में गुलदार ने मार दिया। कुल मिलाकर ये संकट चारों ओर से गहरा रहा है और हम लगातार देख रहे हैं कि ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जंगलों में आग लगने की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बागेश्वर की बात करते हैं, यहाँ पर भी जंगल की आग लगातार बेकाबू हो रही है। रविवार देर शाम को जंगल की आग बागेश्वर के कांडा डिग्री कॉलेज तक पहुंच गई। शाम से ही कॉलेज के आसपास का जंगल जलता रहा। आग लगातार कॉलेज परिसर की ओर बढ़ रही है। समय रहते अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो कॉलेज में भी आग लगने का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के ब्लॉक प्रमुख अब खंड विकास अधिकारी यानी कि BDO की ACR लिख पाएंगे और इस फैसले की घोषणा पंचायत मंत्री सतपाल महाराज ने रविवार को पंचायत के प्रोग्राम में की। इसके अलावा पंचायतों में व्यवस्था को सुधारने और अधिकार बढ़ाने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी और सालों से एक ही ब्लॉक में नौकरी कर रहे ग्राम पंचायत अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा ने फैसले का स्वागत किया है। जब ग्राम राज्य जो है मजबूत होगा तो राम राज्य आएगा। आज पंचायतों को मजबूत करने के लिए हमने ये एक इनकी कार्यशाला ऑर्गेनाइज की है। पहली बार किसी पंचायत मंत्री ने हम प्रमुखों की सुध ली है, पंचायत प्रतिनिधियों को सुध ली और हमारी मांगों का आश्वासन दिया। और जैसे CR लिखने का था, कुछ घोषणाएं कर गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार बढ़े हुए किराए का सामना करना होगा। परिवहन से जुड़े हर सेक्टर में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के चलते परिवहन कंपनियां किराए बढ़ाने के लिए मजबूर हो गई हैं और बीते 4 सालों से किराए नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन इस साल लगातार बढ़ते दामों के चलते चारधाम यात्रियों की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। हर सेक्टर में, चाहे वो आप पार्ट्स का सेक्टर हो, टायर ट्यूब का हो, डीजल का हो, हर जगह वृद्धि चल रही है और वृद्धि हो गई है। और बीमा बहुत तेज़ी से बीमे में वृद्धि होती है। इन सब का असर गाड़ी वाले पे पड़ता है और इन सब का असर फिर घूम के किराए पे पड़ता है। तो किराए में वृद्धि होना तो स्वाभाविक ही है। जल्द ही नैनीताल की सब्जी और फ्रूट मार्केट एक नए रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सब्जी बाजार के लिए 256 करोड़ की स्वीकृति मिल गई है। कुमाऊनी शैली में बनने वाली इस मार्केट को पत्थरों से बनाया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट की देखरेख का जिम्मा नगर पालिका को सौंप दिया गया है। दोनों विभागों में बाकायदा इसका अनुबंध भी किया गया है और इस बाजार से मिलने वाले पैसे पर पालिका का 60% अधिकार होगा तो पर्यटन विभाग को 40% हिस्सेदारी होगी। शॉप्स हैं, उन सब शॉप्स को एक प्लाजा के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो ये अंतिम चरण पे कार्रवाई अब जो होनी है वो शासन स्तर पे है। कुछ क्वेरीज उन्होंने की कि जब ये आपके मार्केट्स वगैरह बन जाएंगे उन दुकानों का रख रखाव कौन करेगा।
तो इसमें हम लोगों ने एनओसी नगर पालिका से ले ली है और इस बेसिस पे कि उन दुकानों का जो आवंटन होगा पूरी पारदर्शिता के साथ होगा और जो इनकम उससे जनरेट होगी वो नगर पालिका। तो उत्तराखंड की खबरें आपको बताएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रखी है और बड़ी खबर ये कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई है। एक हफ्ते में अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरेंडर करना होगा आशीष मिश्रा को। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बदल दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। तो ये फैसला पहले सुरक्षित रख लिया गया था और जानकारी आपको दे दें कि जमानत रद्द कर दी गई है। जमानत को लेकर जो याचिका दायर की गई थी। सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, और क्या जानकारी मिल रही है? जमानत रद्द हो गई है आशीष मिश्रा की। जी देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका जरूर आशीष मिश्रा को लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को की जमानत जो थी उसको रद्द कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जब अपना फैसला सुरक्षित रखा था तो उसने इशारा जरूर किया कि जिस तरह जो कमेटी अपॉइंट की गई थी सुप्रीम कोर्ट की पूरे मामले में, उस रिपोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत पर सवाल खड़े किए गए थे और ये कहा गया था कि जिस प्रकार इस पूरे मामले में तमाम जो गवाह हैं उनके बयान अभी रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं और उसके बावजूद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उनको जमानत मिल गई है, ऐसे सूरत में उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। इस पूरे आधार को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसर्न किया। हालांकि यूपी सरकार की भी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि वो इस पूरी जमानत को चुनौती देने वाले हैं, लेकिन इस पूरे आधार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आशीष मिश्रा की जमानत को निरस्त किया है और ये कहा है कि वो एक हफ्ते के भीतर कोर्ट में सरेंडर करेंगे और वो दोबारा जेल जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में तमाम पीड़ित परिवार पहुंचे थे जब उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी और ये कहा था कि आशीष मिश्रा के जमानत के बाद लगातार उनको धमकी मिल रही है और एक गवाह पर हमला भी किया गया था। लेकिन आशीष मिश्रा की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि जो हमला हुआ है वो आशीष मिश्रा के किसी जानने वाले ने नहीं किया है, बल्कि वो आपसी रंजिश थी। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जो अपॉइंट किया था उस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए आखिरकार एक बड़ा झटका आशीष मिश्रा को दिया। अब ऐसे मामले में कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में यह स्पष्ट कर चुका है कि जब तक इस पूरे मामले में तमाम जो गवाह हैं उनको रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा तब तक उनकी जमानत अर्जी पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी भी बड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट या किसी भी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलटता है तो निश्चित रूप से उस केस की ग्रेविटी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश जारी करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि इस पूरे मामले में अभी जो जांच है वो इनिशियल स्टेज पे है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होनी है, गवाहों के जो एविडेंस है उनको रिकॉर्ड करना है, उनके बयान को रिकॉर्ड करना है। लिहाजा आशीष मिश्रा को अगर इस समय जमानत दी जाएगी तो निश्चित रूप से केस पर फर्क पड़ेगा और यही आधार देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया। जी, यानी कि अब और कोई विकल्प नजर नहीं आते आशीष मिश्रा के सामने। जी देखिए, फिलहाल आशीष मिश्रा के सामने अब फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। अगर अब आशीष मिश्रा को जमानत लेनी होगी तो उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेनी होगी और सुप्रीम कोर्ट को उनको ये संतुष्ट करना होगा कि आखिर उनको जमानत किस आधार पर दिया जाए। बहरहाल अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी दलील देते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट अब उनकी जमानत में कोई इनिशियल शर्त लगाना चाहता है तो वो उसको एड ऑन कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट रखी गई थी उस रिपोर्ट में साफ तौर से ये कहा गया था कि अभी आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जांच जो है लखीमपुर हिंसा मामले में चल रही है, अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। अगर अब आशीष मिश्रा को जमानत मिल भी गई है तो वो कहीं ना कहीं केस पर फर्क डाल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट जो कमेटी थी ये रिपोर्ट उसी की थी और इसी आधार को रियलाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक बड़ा झटका देते हुए उनके इस जमानत को खारिज कर दिया है, यानी कि पलट दिया है। अब वो फिलहाल जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो दोबारा जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं, ये उनके पास विकल्प है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उनको ये संतुष्ट करना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें बिल्कुल उनकी दलील अब स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही पहले जो सुनवाई हुई थी सुशील, जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था कोर्ट की ओर से, उस वक्त किन चीजों को आधार बनाया गया था? जो जमानत याचिका दायर की गई थी उसमें किन चीजों को आधार बनाकर ये याचिका लगाई गई थी?
देखिए, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, उस समय ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में जो 307 का मामला था, वो 307 का मामला कोर्ट के सामने फिलहाल जो जांच अधिकारी थे वो साबित नहीं कर पाए, और ये कहा गया कि इस पूरे मामले में उस समय जो संबंधित गवाह थे उनके बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, लिहाजा आशीष मिश्रा से पूछताछ का कोई औचित्य अब जो वहां की जांच कर रही थी पुलिस, उसको नहीं लगा, और आशीष मिश्रा न्यायिक हिरासत में थे, और यही आधार मानते हुए फिलहाल आशीष मिश्रा की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, और ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में जो जांच है वो आगे बढ़ चुका है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तमाम गवाहों के बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, और ऐसे में अब आशीष मिश्रा को फिलहाल जेल में और इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे। सुशील, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।